हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमआर शिक्षा पॉइंट। आपका स्वागत है क्लास 10 साइंस के एक और वीडियो लेक्चर में। इससे पहले हम अपने चैनल पर क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 से संबंधित 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 2 को, जो कि है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अम्ल क्या होता है। अम्ल को हम बोलते हैं एसिड, और एसिड हम किसे कहते हैं। तो यानी ऐसा पदार्थ अम्ल। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो कि स्वाद में खट्टा होता है, यानी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और यदि हम अम्ल को किसी भी जलीय विलयन में घोलें तो ये जलीय विलयन में घुलने पर H+ आयन अधिक मात्रा में छोड़ते हैं या फिर देते हैं। तो चलिए हम अम्ल की डेफिनेशन को लिखते हैं। यानी अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में घुलने पर H+ आयन या कह सकते हैं हम हाइड्रोजन आयन अधिक मात्रा में देते हैं। अम्ल कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो कि जलीय विलयन में घुलने पर H+ आयन या फिर बोल सकते हैं हाइड्रोजन आयन अधिक मात्रा में देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अम्ल के बारे में। जो है हमने जान लिया है, अब हम देखते हैं अम्ल के भौतिक गुणों के बारे में। इनकी जो फिजिकल क्वालिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, हम उन पर चर्चा करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अम्लों के भौतिक गुण को। तो अम्ल जो है, सबसे पहला जो अम्लों का गुण है वो ये है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। दूसरा पॉइंट है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तीसरा पॉइंट है, अम्ल त्वचा पर गिरने पर अम्ल त्वचा पर गिरने पर जलन उत्पन्न करते हैं। जो अम्ल होते हैं वो त्वचा पर अगर गिर जाएं तो वो जलन उत्पन्न करते हैं। चौथा पॉइंट है, अम्ल विद्युत का चालन करते हैं। सभी जो अम्ल होते हैं वो विद्युत का चालन करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। नंबर 5वां जो भौतिक गुण है वो है
पांचवा जो गुण है वो है अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन अधिक मात्रा में देते हैं। चलिए, हमने देखा कि अम्ल क्या होता है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में घुलने पर H+ आयन या हाइड्रोजन आयन अधिक मात्रा में देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके भौतिक गुण हैं, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल त्वचा पर गिरने पर जलन उत्पन्न करते हैं, अम्ल विद्युत का चालन करते हैं, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन अधिक मात्रा में देते हैं। ये अम्लों के भौतिक गुण हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अम्लों के उदाहरणों को। जैसे अम्ल है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, नाइट्रिक अम्ल, HNO3। ये नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का, और उसी प्रकार से ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। और भी अनेक अम्ल के उदाहरण हैं, जैसे CH3 COOH एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल जो कि सिरका में पाया जाता है। तो चलिए, हमने जो अम्ल थे उनके उदाहरणों को भी जो है देख लिया है। अब हम जानते हैं या फिर देखते हैं अम्लों के रासायनिक गुणों के बारे में। आप इसको नोट कर लीजिए। अम्लों के रासायनिक गुण हैं। अम्लों के पहले रासायनिक गुण में है, जब हम किसी भी अम्ल की क्रिया किसी भी धातु से कराते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब हम तनु अम्ल की क्रिया किसी धातु से कराते हैं तो उस अम्ल में से जो हाइड्रोजन होता है वो विस्थापित हो जाता है। यानी जो धातु होती है वो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। तो चलिए लिखते हैं हम। पहला रासायनिक गुण है, पहला जो हमारा रासायनिक गुण है वो है धातुओं से क्रिया, यानी अम्लों की धातुओं से क्रिया। जब हम अम्लों की धातुओं से क्रिया कराते हैं, यानी अम्लों की क्रिया धातु से कराने पर अम्ल में से हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाती है। जब हम अम्लों की क्रिया धातु से कराते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि धातु की क्रिया अम्लों से या अम्लों की क्रिया धातु से कराते हैं, तो अम्ल में से हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाती है और हमको जो है लवण प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम इसको जो है उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमने एक धातु ली Na, यहाँ पर हमने एक धातु ली Na। जब हम Na क्या है? सोडियम, और सोडियम की क्रिया जब हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो यहाँ पर हमको
प्राप्त होता है एक लवण NaCl, या फिर कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसका साधारण नाम नमक है। यानी सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो विस्थापित हो जाती है। यानी Na ने हाइड्रोजन गैस जो है विस्थापित कर दी अम्ल में से। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये समीकरण, इधर जो है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है लेकिन इधर 1 है। ये समीकरण अभी संतुलित नहीं है। और हमने जो चैप्टर 1 था उसके जो 2 वीडियो थे, हमने उन दोनों वीडियो में ही रासायनिक समीकरणों को संतुलित करके आपको सिखाया था। तो चलिए अब हम इसको संतुलित करते हैं। यदि आपसे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है या फिर आपसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में नहीं आता है तो पहले आप उन दोनों वीडियो को जाकर अवश्य देखें। तो चलिए अब सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है 2 और इधर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है 1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए यहाँ पर हमें 2 से करना होगा मल्टीप्लाई। अब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 × 2, और क्लोरीन अब इधर 2 1 है और यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ये क्लोरीन हो गए 2, और यहाँ पर भी क्लोरीन है 1, यहाँ पर भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा तो अब क्लोरीन हो गए 2, लेकिन यहाँ पर सोडियम अब हो गए हैं 2, इधर है सोडियम 1, तो सोडियम में भी 2 से गुणा करेंगे तो सोडियम हो जाएंगे 2। इस प्रकार ये जो समीकरण है संतुलित हो जाता है। तो चलिए हम इसको एक और समीकरण के माध्यम से समझते हैं। हमने एक धातु ली Mg प्लस हमने एक अम्ल लिया HNO3। अब यहाँ पर ये मैग्नीशियम धातु है और ये है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। जब हम मैग्नीशियम धातु की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है MgNO3 का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है ये विस्थापित हो जाती है H2, हाइड्रोजन गैस, ये है हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर हम देखें तो बैलेंस ही करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु 2 हैं, इधर 1 है, यहाँ लगाएंगे हम 2। अब यहाँ पर 2 लगाते ही ये जो NO3 था ये पूरा समूह, ये जो हमारा क्रियात्मक ये जो समूह है ये हो जाएंगे 2, NO3 कितने हो जाएंगे 2, और यहाँ पर भी NO3 हैं 2 और Mg1 और Mg1। इस प्रकार ये जो समीकरण है ये भी संतुलित हो गया। तो चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। हमने एक परमाणु लिया जिंक, या फिर हमने एक धातु ली जिंक और एक अम्ल लिया H2SO4। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये अभी मैंने आपको इनके नाम जो है लिख के दिखाए थे, तो मैं यहाँ पर जो है हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो Zn है ये जिंक है और ये H2SO4 जो है ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब हम जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक डालते हैं या फिर जिंक की छड़ डालते हैं तो यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस है वो विस्थापित हो जाती है और जिंक सल्फेट का विलयन हमें प्राप्त होता है। यानी यहाँ से बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस यहाँ से H2 गैस जो है ये विस्थापित हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने 3 उदाहरणों के माध्यम से जो है अम्ल के पहले गुण को समझा। आप इसके अनेकों उदाहरण जो है इसी प्रकार से लिख सकते हैं। जब भी आप किसी भी धातु की क्रिया किसी भी अम्ल से कराएंगे, किसी भी तनु अम्ल से, डाइल्यूट अम्ल से या फिर पतले अम्ल से, आप जब भी किसी भी धातु की क्रिया कराएंगे तो आपको हमेशा लवण तथा हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी, यानी आपको लवण प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी। तो चलिए हमने जो अम्लों का पहला रासायनिक गुण था उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं अम्ल के रासायनिक गुण नंबर 2 को। चलिए अब हम देखते हैं दूसरे गुण को। दूसरा गुण है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, जब हम अम्लों की क्रिया किसी भी क्षार से कराते हैं या फिर किसी भी क्षार की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो हमको लवण और जल ही प्राप्त होता है। यानी जब भी हम किसी भी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो हमको हमेशा लवण और जल प्राप्त होता है। इसी प्रक्रम को हम या फिर इसी रिएक्शन को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया या फिर उदासीनीकरण कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं हम इसकी डेफिनेशन को। जब किसी अम्ल की क्रिया
किसी क्षार से कराई जाती है, किसी क्षार से कराई जाती है तो लवण तथा जल, लवण तथा जल प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को हम, इस प्रक्रिया या फिर अभिक्रिया, इस प्रक्रिया या अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। जब हम किसी भी अम्ल या क्षार, जब हम किसी भी अम्ल या क्षार की क्रिया एक दूसरे से कराते हैं, या फिर कह सकते हैं अम्ल की क्रिया क्षार से या क्षार की क्रिया अम्ल से कराते हैं, तो लवण और जल प्राप्त होता है। इसी प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। तो चलिए इसका उदाहरण हम देखते हैं। हमने एक अम्ल लिया, सॉरी पहले हम ले लेते हैं एक क्षार। हमने एक क्षार लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका साधारण नाम है कास्टिक सोडा। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हम कराते हैं HCl से, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया HCl से कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या एक लवण है, लवण प्लस यहाँ से हमारे पास Na और Cl। अब यहाँ से हमारे पास एक H बचा, यहाँ से OH बचा, H और H हो जाएंगे 2H और एक ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगे, जल। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा H2O, जल। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब हमने क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है एक क्षार है, और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी जब हमने क्षार की क्रिया अम्ल से कराई या अम्ल की क्रिया क्षार से कराई तो हमको लवण और जल प्राप्त हुआ। इसी को ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमने एक क्षार लिया MgOH का होल ट्वाइज, यानी हमने एक क्षार ले लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमने एक क्षार ले लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हमने कराई एक अम्ल HNO3 से, नाइट्रिक अम्ल से। जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो यहाँ पर हमको प्राप्त होता है MgNO3 का होल ट्वाइज, मैग्नीशियम नाइट्रेट का होल ट्वाइज। यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ मैग्नीशियम नाइट्रेट जो कि है लवण। मैं इसका नाम बता रहा हूँ आपको, मैग्नीशियम नाइट्रेट जो कि एक लवण है। और साथ में हमको प्राप्त होगा, यहाँ से हमारे पास बचा एक H, और यहाँ पे हमारे पास है H2 और ऑक्सीजन भी 2 हैं, तो यहाँ से बचा हमारे पास H2O, जल। इधर बनेगा जल, यहाँ बन जाएगा जल। अब हमको इसको करना होगा बैलेंस, यानी इसको हमें संतुलित करना होगा। तो चलिए संतुलित करते हैं इस समीकरण को। यहाँ पर मैग्नीशियम के परमाणु 1 हैं, इधर भी 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है 2 और 3 5, और इधर जो है ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या है ये 2 जो है ये पूरे के गुणा में है, यानी 2 की गुणा नाइट्रोजन से भी होगी और 2 की गुणा इस ये जो ऑक्सीजन के परमाणु हैं 3 और इस 3 ऑक्सीजन के परमाणु की भी गुणा इस 2 से होगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु हो जाएंगे 2 तिया 6 और 1 7, और इधर कितने हैं, 2 कम 2 और 3 5। तो उधर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है और इधर कम है।
तो हम यहाँ पर लगा देते हैं 2। यहाँ पर 2 लगाते ही यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या हो गई 2 3 6 और इधर हो गई 2 8। इधर परमाणु हैं 3 दूनी 6 और 1 7, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं 2, तो 2 एकम 2 और 2 3 6। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या समान हो गई है। अब हम हाइड्रोजन को देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन है 2 और 2 एकम 2, यानी 2 और 2 4। हाइड्रोजन है 2 4 और इधर भी हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या हो गई 2 दूनी 4। अब हम देखें नाइट्रोजन के परमाणुओं को, तो नाइट्रोजन के परमाणु इधर हैं 2 और इधर भी नाइट्रोजन के परमाणु हैं 2 एकम 2। और इधर देखें मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या दोनों ओर समान है। तो इस प्रकार हमने इस समीकरण को भी जो है संतुलित कर लिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो दोनों उदाहरण हैं इनके माध्यम से उदासीनीकरण अभिक्रिया को जो है अच्छे तरह से समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब हम लेते हैं एक और एग्जाम्पल को। हमने एक क्षार लिया KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब हम कराते हैं H2SO4 से, सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो हमको प्राप्त होता है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट, जो कि क्या एक लवण है, पोटेशियम सल्फेट। और साथ में हमको प्राप्त होता है H2O, जल, H2O। यहाँ पर हमको लवण और जल जो है प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, जब भी हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो उनसे हमको लवण और जल प्राप्त होता है। इसी को ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखें, ये जो रासायनिक समीकरण है ये संतुलित नहीं है, तो इसको संतुलित करेंगे। यहाँ पर पोटेशियम परमाणुओं की संख्या 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ 2 लगाएंगे, तो यहाँ 2 हो गए। अब ये जो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है 4, तो 2 एकम 2 और 4 6। और इधर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 4 और 1 5, तो यहाँ 2 लगाएंगे, तो 2 एकम 2 और 4 6। अब दोनों और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या समान हो गई है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या को, यहाँ 2 दूनी 4 और इधर जो हाइड्रोजन के परमाणु है 2 और 2 एकम 2 4। हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या भी समान है, पोटेशियम के परमाणुओं की भी, और सल्फर के परमाणुओं की संख्या 1 और सल्फर के परमाणुओं की संख्या 1। इस प्रकार ये भी समीकरण जो है संतुलित हो चुका है। चलिए अब हम जानते हैं अम्ल के नेक्स्ट गुण के बारे में या फिर नेक्स्ट रासायनिक गुण के बारे में। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम जानते हैं नेक्स्ट गुण के बारे में, जो कि है धात्विय ऑक्साइडों से क्रिया। अब हम जो धात्विय ऑक्साइड हैं उनकी क्रिया अम्लों से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। जब हम अम्लों की क्रिया धात्विय ऑक्साइड से कराते हैं, या फिर कह सकते हैं कि धात्विय ऑक्साइड की क्रिया जब हम अम्ल से कराते हैं तो हमको धात्विय लवण और जल प्राप्त होता है। तो चलिए हम इसको डेफिनेशन के रूप में लिखते हैं। जब धात्विय ऑक्साइडों की क्रिया, जब धात्विय ऑक्साइडों की क्रिया अम्लों से कराई जाती है तो धात्विय लवण तथा जल प्राप्त होता है। जब हम किसी भी धात्विय ऑक्साइड की क्रिया किसी अम्ल से कराते हैं तो हमको धात्विय लवण और जल प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं हम इसको उदाहरण की सहायता से। हमने एक धात्विय ऑक्साइड लिया, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ये धातु है और ये ऑक्सीजन है, ऑक्साइड है, तो इन दोनों को मिलाकर ही इसका नाम रखा गया है धात्विय ऑक्साइड। यानी कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलेंगे धात्विय ऑक्साइड, क्योंकि इसमें कैल्शियम धातु है और ये ऑक्साइड है, तो इसको संपूर्ण नाम हमने दे दिया धात्विय ऑक्साइड।
तो ये कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब हम अम्ल से कराएंगे, अम्ल है हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हमारे पास प्राप्त होगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O। यहाँ पर इसको बैलेंस ही करेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन 2 हैं तो यहाँ लगाएंगे 2, क्लोरीन 2 हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन 2 हैं तो हाइड्रोजन 2, कैल्शियम 1 और कैल्शियम 1, ऑक्सीजन इधर 1 और इधर भी ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा उदाहरण है, जब हम चलिए अब हम देखते हैं एक और उदाहरण को। हमने एक पदार्थ लिया कॉपर ऑक्साइड और एक अम्ल लिया HCl। जब हम कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो यहाँ पर हमको प्राप्त होता है CuCl कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस, और यहाँ से हमको प्राप्त होगा H2O जल। तो यहाँ पे ये जो हमको प्राप्त हो रहे हैं ये हैं धात्वीय लवण। ये कैल्शियम क्लोराइड धात्वीय लवण है और ये जो कॉपर क्लोराइड है ये भी धात्वीय लवण है। जब हम कॉपर ऑक्साइड यानी धात्वीय ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो हमको धात्वीय लवण और जल प्राप्त होगा। अब हम इसको बैलेंस ही करेंगे तो ये कॉपर इधर 1 है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है लेकिन इधर 1 है, तो यहाँ लगाएंगे हम 2 और 2 एकम 2। हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या इधर हो गई 2, इधर भी 2, ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 1 और कॉपर 1 और कॉपर 1, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो जब हम अम्ल की क्रिया किसी भी धात्वीय ऑक्साइड से कराते हैं तो हमको धात्वीय लवण और जल प्राप्त होता है। तो हमने जो अम्ल का तीसरा गुण था उसको भी कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब हम जानते हैं नेक्स्ट गुण के बारे में, जो कि है धात्वीय कार्बोनेटों से क्रिया। धात्वीय कार्बोनेटों से क्रिया। जब हम अम्लों की क्रिया धात्वीय कार्बोनेटों से कराते हैं, जब हम किसी भी धात्वीय कार्बोनेट की क्रिया किसी अम्ल से कराते हैं तो हमको धात्वीय लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। जब भी हम किसी भी धात्वीय कार्बोनेट की क्रिया किसी अम्ल से कराते हैं तो हमको धात्वीय लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल ही प्राप्त होता है। चलिए इसको हम लिख देते हैं। जब किसी धात्वीय कार्बोनेट की क्रिया किसी अम्ल से कराई जाती है तो धात्वीय लवण, जल, धात्वीय लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से। हमने एक धात्वीय कार्बोनेट लिया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस एक अम्ल लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हम धात्वीय कार्बोनेट की क्रिया इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से या फिर सोडियम कार्बोनेट, ये है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये धात्वीय कार्बोनेट है यानी धातु है, और कार्बोनेट यानी धात्वीय कार्बोनेट, और ये है अम्ल। जब हम धात्वीय कार्बोनेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं तो हमको प्राप्त होता है धात्वीय लवण यानी NaCl प्राप्त होगा, NaCl प्लस H2O जल प्राप्त होगा और साथ में प्राप्त होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर हम बैलेंस ही करें तो ये जो NaCl है, Na कितने हैं इधर हैं 2
और इधर है 1, तो यहाँ लगाएंगे 2 Na2। Cl इधर 1 है और इधर Cl है 2, तो यहाँ लगाएंगे 2 और Cl हो गए 2। अब इधर हाइड्रोजन है 2 और हाइड्रोजन इधर भी हो जाएंगे 2 और ऑक्सीजन इधर है 3 और ऑक्सीजन 1 और 2 3। इस प्रकार ये समीकरण संतुलित हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको एक और उदाहरण के माध्यम से। अब हमने एक अन्य जो धात्वीय कार्बोनेट है वो लिया कैल्शियम कार्बोनेट, और जब हम कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस H2O जल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे CaSO4 H2O प्लस CO2, यानी ये जो समीकरण है ये पहले से ही संतुलित है। तो इस प्रकार जो अम्लों के रासायनिक गुण थे, हमने अम्लों के रासायनिक गुणों को बहुत ही शानदार तरीके से और काफ़ी उदाहरणों की सहायता से जो है समझ लिया है। अब हम जानते हैं क्षार और क्षार के भौतिक गुणों के बारे में। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम जानते हैं क्षार के बारे में। क्षार क्या होते हैं? क्षार ऐसे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में घुलने पर हमें OH- आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन अधिक मात्रा में देते हैं, या फिर कह सकते हैं जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो चलिए इसको हम डेफिनेशन के माध्यम से लिख देते हैं। यानी क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में घुलने पर OH- आयन, या कह सकते हैं OH- आयन को ही हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, आयन देते हैं, क्षार या क्षारक कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर हमें क्या देंगे? OH- आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार या क्षारक कहलाते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं क्षारों के भौतिक गुणों के बारे में। तो भौतिक गुण, क्षारों के भौतिक गुण, क्षारों के भौतिक गुण। तो चलिए पहला भौतिक गुण है क्षार स्वाद में तीक्ष्ण या कड़वे होते हैं। जो क्षार होते हैं इनके विलयन स्वाद में तीक्ष्ण या कड़वे होते हैं। दूसरा, क्षार साबुन जैसे चिकने होते हैं। अगर क्षारों को छुआ जाए तो ये छूने में साबुन जैसे चिकने होते हैं। तीसरा पॉइंट है क्षार संक्षारक प्रकृति के होते हैं। चौथा पॉइंट है क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। पांचवा पॉइंट है क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं।
तो चलिए हमने क्षारों के भौतिक गुण को भी जो है देख लिया है या फिर नोट कर लिया है। अब हम देखते हैं क्षारों के कुछ उदाहरणों को। उदाहरण है जैसे क्षार NaOH हो गया। NaOH को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड और MgOH का होल टू आई यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारों की एक विशेष पहचान है कि इनमें OH जो है लास्ट में क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। जो क्रियात्मक समूह OH होता है वो इनमें जुड़ा होता है। तो चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे KOH हो गया। KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैं लिख देता हूँ पोटेशियम है ये और हाइड्रोक्साइड। और लिख देता हूँ CaOH का होल टू आई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम बुझा चूना भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए हमने जो क्षारों के कुछ उदाहरण थे और उनके नाम थे वो भी जो है लिख लिए हैं। अब हम जानेंगे क्षारों के रासायनिक गुणों के बारे में। आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम जानते हैं क्षारों के रासायनिक गुणों के बारे में। पहला रासायनिक गुण है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अभी मैंने बताया कि जो अम्ल होते हैं वो क्षार से अभिक्रिया करके उदासीनीकरण, जब हम अम्लों की क्रिया क्षार से कराते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि क्षार की क्रिया अम्ल से कराते हैं, तो बात तो एक ही है, या अम्ल की क्रिया क्षार से कराओ या क्षार की क्रिया अम्ल से कराओ। तो जब हम अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं तो हमको लवण और जल प्राप्त होता है। ये अभी हमने जस्ट कुछ ही समय पहले जो है अम्ल के जब हम बात कर रहे थे तब हमने देखा था इसको। तो पहला गुण तो इसका ये ही है। मैं इसको जो है बार बार नहीं लिख रहा हूँ, इसको आप स्वयं लिख लेंगे। अब नेक्स्ट जो गुण है वो है CO2 से क्रिया। CO2 से क्रिया। अब हम जो हमारा क्षार है हमारे उनकी क्रिया करेंगे CO2 से। CO2 से क्रिया। जब क्षारों की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है तो धात्विय कार्बोनेट प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं इसको उदाहरण की सहायता से। जैसे हमने एक क्षार लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षार है और जब हम इसकी क्रिया कराएंगे CO2 से तो हमको प्राप्त होता है NaHCO3, यानी हमको प्राप्त हुआ NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, जो कि एक धात्विय कार्बोनेट है। सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जब भी हम किसी भी धात्विय हाइड्रोक्साइड की क्रिया या फिर क्षार की क्रिया हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो हमको सोडियम बाई कार्बोनेट धात्विय कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर एक और उदाहरण जो है लेते हैं। जैसे हमने ये पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण हमने लिया
OH का होल ट्वाइज। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हम करा रहे हैं CO2 से, तो हमको प्राप्त होगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में प्राप्त हुआ H2O जल। ये धात्वीय कार्बोनेट है और ये है जल। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब भी हम धात्वीय हाइड्रोक्साइड की क्रिया किसी की भी धात्वीय कार्बोनेट की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराते हैं तो हमको धात्वीय कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। तो चलिए, हमने जो क्षार थे और क्षारों के भौतिक गुण और रासायनिक गुणों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ लिया है। अब हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे क्षारों के प्रकारों को, जो कि होते हैं प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, और इसी प्रकार जो आगे के सभी टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक